सुबह मेरी आंख खुली तो तबीयत में कुशलमंदी थी। रात देर तक जागने की वजह से आंखें जल रही थीं और सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मैं बाथरूम में घुस गया और देर तक ठंडे पानी से नहाता रहा। बाहर निकला तो कांता मौजूद थी। वो गुलाब की तरह खिली खिली और शगुफ्ता दिखाई दे रही थी। मुझे देखते ही चहक कर बोली, हेलो कामरान। मैंने सिर्फ गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। उसने मुस्कुरा कर कहा, लगता है रात को अच्छी तरह नींद नहीं आई। मैंने सोचा उससे कहूं कि मेरी नींद की दुश्मन तो तुम हो, मगर फिर खामोशी रहा। कांता ने पूछा, क्या बात है कामरान, मुझसे कुछ नाराज हो? मैंने कहा, नहीं, बल्कि फिक्रमंद हूँ। बाबा ने मुझे एक ऐसी जड़ी बूटी खिला दी है कि मैं एबनॉर्मल हो गया हूँ। शराब मुझ पर असर नहीं करती, जहर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कांता ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा, कभी अपनी ये खूबसूरत खोपड़ी भी इस्तेमाल कर लिया करूँ। अगर मैं बीमार पड़ गया तो कोई दवा असर करेगी मुझ पर? कांता हंसने लगी, बोली, अव्वल तो तुम बीमार पड़ोगे ही नहीं, और अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास एक सुफूफ है, उसकी सिर्फ एक चुटकी काफी होगी। मैंने कहा, वो सुफूफ कब तक काम आएगा? आखिर एक दिन खत्म हो जाएगा। कांता ने कहा, वो सुफूफ इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। बाबा ने तुम्हें जो दवाएं और जड़ी बूटियां खिलाई हैं, उनका असर सिर्फ 5 साल तक रहेगा। उसके बाद चाहो तो दूसरी डोज ले लेना, वरना यूं ही चलने देना। हाँ, तुम्हारे बाजुओं में जो ताकत है वो कभी खत्म नहीं होगी। मैंने झिझकते हुए कहा, एक बात और पूछना थी, वो ये कि मुझे। वो हंसकर बोली, क्या कहना चाहते हो? मैंने तवील सांस लेकर कहा, कुछ नहीं। मैं उससे पूछना चाहता था कि मुझे खुद पर काबू क्यों नहीं रहा है, मगर ये बात मैं कैसे पूछ सकता था। कांता इठलाकर बोली, बताओ ना कामरान, क्या पूछ रहे थे तुम? उसी वक्त दरवाजा नॉक करके तैमूर अंदर आ गया। वो भी खासा फ्रेश दिखाई दे रहा था। रात की पुरसुकून नींद और आराम ने उसकी काया ही पलट दी। मैंने सोचा, मेरी वजह से कितने लोग परेशानी और बेआरामी में मुब्तला हैं। तैमूर, कांता, ग्लोरिया। फिर ग्लोरिया का ख्याल आते ही मेरे दिल में हुक सी उठी। वो बेचारी भी तो मेरी ही वजह से रांदाए दरगाह हो गई थी। इन बखेड़ों में पड़ने से पहले वो शहजादियों की सी जिंदगी गुजारती थी। हजारों आदमी उसका हुक्म मानने के लिए तैयार रहते थे। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सफाक भी थी। जब वो गुस्से में होती थी तो बड़े बड़े सूरमा उसके सामने जाते हुए घबराते थे। मेरे चक्कर में पड़कर वो ऐसी घन चक्कर बनी थी कि सब ठाठ बाट और आन बान धरी रह गई। अब वो न जाने कहां भटकती फिर रही थी। तैमूर ने कहा, क्या बात है कामरान, किन सोचों में डूबे हुए हो? मैं चौंक उठा और बोला, यार मैं सोच रहा हूं कि मेरी वजह से तुम लोग कब तक यूं ही भटकते रहोगे। तैमूर मुंह बनाकर बोला, तुम्हारी वजह से? क्या तुम यहाँ अपने किसी जाती काम से आए हो? क्या तुम्हें इससे कोई माली फायदा होगा? मैंने कहा, मेरी बात और है। मैं तैमूर ने तल्ख लहजे में कहा, तुम क्या आसमान से उतरे हो या कुछ ज्यादा मुहिब्बे वतन हो? क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? मैंने जल्दी से कहा, मेरा ये मकसद नहीं था। तैमूर बुरा मानकर बोला, मैं खूब समझता हूँ कि तुम्हारा क्या मकसद है। मैंने कहा, मैं ये कह रहा था कि मैं तो दरबदर हूँ ही। यूं भी हुकूमत मुझे दहशतगर्द समझती है, फिर वो काम मैं अकेला भी कर सकता हूँ। देखो ना, जब कोई काम एक आदमी कर सकता है तो मैन पावर क्यों जाया की जाए? तैमूर एकदम अफसरदा हो गया। बोला, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे उकता गए हो? मेरा वजूद बोझ बन गया है तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं कि तुम कांता से शादी कर रहे हो, मगर यकीन जानो मैं इसमें रुकावट नहीं बनूंगा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उस फौलादी इंसान को मैंने दूसरी मर्तबा आंसू बहाते देखा था। मैंने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। मैंने हंसकर कहा, तुम तो कुछ ज्यादा ही अहमक हो। मेरे कहने का हरगिज ये मकसद नहीं था। मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से कह रहा था। अगर तुम इस जिंदगी में खुश हो जो मैं गुजार रहा हूं तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? तैमूर ने आंसू साफ करते हुए कहा, आइंदा ऐसी दिल दुखाने वाली बातें मत करना कामरान। मेरे सब रिश्ते नाते टूट चुके हैं। तुम ही तो हो जो मेरे दोस्त हो और भाई भी। तुम शौक से शादी करो, मुझे तो खुशी होगी। मैंने पूछा, कौन कर रहा है शादी? ये बात मैं दूसरी दफा तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। ये कहकर मैंने कांता को घूरा। वो बोला, ये बात मुझे कांता ने बताई है, बल्कि अब तो मैं इन्हें भाभी कहूंगा। मैं झुंझुलाकर बोला, अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जब शादी करूंगा तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल तो मुझे ग्लोरिया की फिक्र है। वो न जाने कहां भटक रही होगी। मैंने जानबूझकर ग्लोरिया का नाम लिया था कि कांता का रद्द अमल देख सकूं। कांता जल्दी से बोली, वो कोई बच्ची नहीं है, हो सकता है अपने मुल्क चली गई हो। मैंने कहा, वो मुझे यूं खतरात में घिरा छोड़कर नहीं जा सकती। जानती हो उसने मेरी खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। करोड़ों की दौलत पर लात मार दी, अपने इख्तियारात से दस्तबरदार हो गई और दुनिया के खौफनाक कातिलों को अपना दुश्मन बना लिया। इतना कुछ करने के बाद वो भला मुझे यहाँ छोड़ जाएगी? कांता ने जवाब में कुछ न कहा, अलबत्ता उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात जाहिर हो गए थे। फिर वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। तैमूर बेतहाशा हंसने लगा। बोला, यार अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम करे, ये कांता और ग्लोरिया मिलकर तुम्हें पागल कर देंगी। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, एहसान से कहो हमें गाड़ी चाहिए।
हम अभी विनोद पांडे के गांव जाएंगे। अचानक दरवाजे की तरफ से एहसान की आवाज आई, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मगर पहले नाश्ता तो कर लो। मैंने कहा, मैं सिर्फ एक कप कॉफी पीऊंगा। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद कहा, ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो, हमसे कुछ फासले पर रहकर हमें कवर देना। वैसे ये मामला इतना बड़ा है नहीं, हमें बस वहां जाना है और अपनी एक एक चीज लेकर लौटना है। वहां मजाहमत करने वाला भी कोई नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ चलने पर कोई एतराज नहीं है। एहसान ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाता हूँ, जब तक कॉफी खत्म करोगे गाड़ी पोर्च में पहुंच चुकी होगी। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने उसे रोक लिया, कहा, सुनो, इस मर्तबा राइफल या रिवॉल्वर में नकली गोलियां नहीं चलेंगी। वो हंसकर बोला, बिल्कुल नहीं चलेंगी। ये कहकर वो बाहर निकल गया। मैंने तैमूर से कहा, यार तुम कांता को समझाना, वो भी खामखा साथ जाने की कोशिश करेगी। तैमूर शाने झटक कर बोला, ये काम मेरे बस का नहीं है, ये तुम्हारा ही शोबा है। फिर दरवाजा नॉक हुआ और कांता और विजय आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। कांता जीन्स और जैकेट में मलबूस थी, पैरों में ग्लोरिया की तरह लॉन्ग शूज थे और हाथों पर उसने ग्लव्स चढ़ा रखे थे। मैं हैरत से उसे देखता रह गया। वो टाइट जीन्स में पहले से कहीं ज्यादा कयामत लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को 2 चोटियां बांध रखी थी। विजय भी कहीं जाने की तैयारी करके आया था। मैंने हंसकर कांता से पूछा, क्या इरादे हैं? वो बोली, मैं आज से बाकायदा कराटे सीख रही हूँ, साथ साथ निशानेबाजी की मश्क भी करूंगी। राइडिंग, स्विमिंग और ड्राइविंग तो मुझे आती ही है। तैमूर ने आहिस्ता से कहा, फिर भी तुम ग्लोरिया की गर्द को भी नहीं पहुंच सकोगी। कांता उसकी तरफ मुड़ी, बोली, क्या? वो बोला, मैं कामरान से कह रहा था कि जल्दी करो, हमें देर हो रही है। कांता चौंक उठी, बोली, तुम लोग कहीं जा रहे हो? मैंने सरसरी अंदाज में कहा, हाँ, हम लोग एक जरूरी काम से जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। वो बोली, मैं भी। मैंने उसकी बात काट दी, कांता तुम यहीं रहोगी। कांता ने जल्दी से कहा, ठीक है, मगर ज्यादा देर मत करना। विजय ने कहा, कामरान साहब, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके साथ चलूं? मैंने तैमूर की तरफ देखा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने कहा, वहां इतने आदमियों की जरूरत तो नहीं है, बहरहाल तुम साथ चलना चाहो तो चलो। आधे घंटे के बाद हमारी गाड़ी विनोद पांडे के गांव की तरफ उड़ी जा रही थी। ये वही मर्सिडीज थी जो एहसान के इस्तेमाल में थी। दूसरी गाड़ी में एहसान कुछ फासला रख कर हमारे पीछे आ रहा था। उसने अपने साथ शायद 5 आदमी मजीद लिए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इतने ज्यादा आदमियों की क्या जरूरत है। मर्सिडीज के स्टीयरिंग पर विजय था। उसने मुझे बताया कि मुमकिन है जहां आप जा रहे हो वहां खतरा न हो, मगर दाऊद इब्राहिम का खतरा तो मौजूद है। फिर एहसान ने अभी बाबा जोशी को भी जिक्र पहुंचाई है। मैंने झुंझलाकर कहा, मगर बाबा जोशी या दाऊद इब्राहिम से मेरा क्या ताल्लुक? तैमूर ने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया, बोला, खान साहब, या हुमायूं मिर्जा से तुम्हारा क्या ताल्लुक? मैंने कहा, उन लोगों ने मुझ पर एहसान किया है, कड़े वक्त में मेरा साथ दिया है। तैमूर ने सपाट लहजे में पूछा, क्यों किया है उन लोगों ने एहसान? वो चंद लम्हे तक खामोश रहा, फिर बोला, इसलिए कि ये लोग तुमसे काम लेना चाहते हैं। यही काम दाऊद इब्राहिम भी करना चाहता है। जब वो देखेगा कि ये आदमी मेरे किसी काम का नहीं है तो लात मारकर रास्ते से हटा देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तैमूर जरूरत से ज्यादा ही संजीदा था। मैंने नरम लहजे में कहा, ये बात नहीं है तैमूर, मैं कोई भी काम अपने उसूलों और जमीर के खिलाफ नहीं करूंगा। मैं इंतहाई बदकार और गुनाहगार आदमी हूँ, दहशतगर्द हूँ, मगर मेरे भी कुछ उसूल हैं। खान साहब या हुमायूं मिर्जा मेरे जमीर का सौदा नहीं कर सकते। इसका फैसला तो मैं ही करूंगा कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। मेरी मर्जी के खिलाफ तो इंदिरा गांधी भी मुझसे कुछ नहीं करवा सकती। इसमें ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मेरी जान चली जाएगी। जान चली जाए मगर मैं अपना उसूल नहीं तोड़ सकता। जब भी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करूंगा। तैमूर ने मौजू बदलने की खातिर हंस कर कहा, मैंने तुमसे तकरीर करने को नहीं कहा था। मैंने अपनी बात जारी रखी, कहा, रहा दाऊद इब्राहिम तो वो जब भी मेरे रास्ते में आया मारा जाएगा या फिर मैं मारा जाऊंगा। ये बात का मसला है। विजय हैरत से आंखें फाड़े मेरी बातें सुन रहा था। फिर वो आहिस्ता से बोला, आई एम सॉरी कामरान साहब, मैं अब तक आपको बहुत गलत समझता रहा था। मेरी नजरों में आप एक मामूली गैंगस्टर और दहशतगर्द थे, मगर आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने ज़मीर और उसूल का सिर्फ तस्करा ही सुना था, सियासतदानों और लीडरों की ज़बानी अमल करते किसी को नहीं देखा था। वही लोग जो बड़े बड़े जलसों में उसूलों की खातिर जान देने की बात करते हैं, बाद में उन्हीं उसूलों का सौदा करते हैं। अगर आपको मुझ पर यकीन हो तो आज से मैं भी आपके साथ हूँ। उसके लहजे में सच्चाई थी। बोला, अब हुमायूं मिर्जा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तैमूर ने उसे टोक दिया, बोला, इतनी जल्दी फैसला मत करो विजय, पहले इस पर अच्छी तरह गौर कर लो। वो बोला, मैंने अच्छी तरह गौर कर लिया है। आइंदा अगर कामरान साहब हुमायूं मिर्जा का कोई काम करेंगे तो मैं भी करूंगा।
ये इनकार करेंगे तो मैं भी माजरत कर लूंगा। मैंने कहा, हुमायूं मिर्जा बहुत ताकतवर और बारसूख शख्स है। उसने अपना जाती नेटवर्क बना रखा है। उसके जिस्म पर पुलिस कमिश्नर की यूनिफॉर्म भी है। यूं पूरी पुलिस फोर्स भी उसके साथ है। वो तुम्हारा दुश्मन हो गया तो तुम पर जमीन तंग हो जाएगी। विजय ने अटल लहजे में कहा, मेरी भी एक बात सुन लें कामरान साहब, मैं कभी भी मौत से नहीं डरा। मैं भी धुन का पक्का हूँ। मुझसे दुश्मनी हुमायूं मिर्जा को बहुत महंगी पड़ेगी। मैं मारा जरूर जाऊंगा, मगर उससे पहले उसे इतना नुकसान पहुंचा दूंगा कि वो दोबारा सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। मैंने कहा, तुम जानते हो कि पुलिस कमिश्नर होने के बावजूद उसे अपनी जाती फोर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? विजय ने कहा, मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। बस मुझे इतना ही मालूम है कि जहां पुलिस बेबस हो जाती है वो वहां अपनी फोर्स से काम लेता है। अभी तक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे जुल्म कहा जाए। मैं ये भी जानता हूं कि वो मुसलमानों का हमदर्द है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुओं का दुश्मन है। वो कानून पसंद शहरियों का ख्याल रखता है, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान। उसमें बस एक खराबी है, वो हिंदू गुंडों के मुकाबले में मुसलमान गुंडों का साथ देता है। मैंने हंसकर कहा, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। विजय बोला, मैं बस इतना ही जानता हूँ। वैसे हुमायूं मिर्जा भी कोई फरिश्ता नहीं है। अब तक तो मैंने बहुत सी बातें नजरअंदाज कर दी थी, मगर अब हर बात को पहले अपने जमीर की कसौटी पर परखूंगा। मैंने कहा, हमारा रास्ता कठिन है, ये तो तुम देख ही रहे हो। हुकूमतों के अलावा बैनुल अक़वामी दहशतगर्द भी हमारी ताक में हैं। फिर तुमने इसी रास्ते का चुनाव क्यों किया है? वो बोला, मैंने बहुत गुनाह किए हैं कामरान साहब। न जाने कितने बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाया है। सिर्फ पैसे की खातिर बेशुमार घर उजाड़े हैं। आपकी बातें सुनकर मेरा ज़मीर जाग उठा है। तैमूर हंस कर बोला, मेरा ख्याल है कि मेरी भूख जाग उठी है। सुबह मैंने नाश्ता भी बहुत हल्का फुल्का किया था। मैंने कहा, रास्ते में कोई होटल तो मिलने से रहा? तैमूर ने कहा, अरे होटल तो हम साथ लेकर चलते हैं। फिर उसने विजय को गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रोकने के बाद वो उतरकर डिग्गी की तरफ गया और वहां से बास्केट और थर्मस निकाल लाया। उसने पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलकर बास्केट सीट पर रखते हुए कहा, लीजिए, नोश फरमाइए। बास्केट में सैंडविचेस थे, सेब थे, आलू की भुजिया, पराठे और मक्खन था। ये चीजें देखकर तो मेरी भी भूख चमक उठी। हमने खाना शुरू किया ही था कि कोई गाड़ी अचानक हमारे बराबर आकर खड़ी हो गई। खतरा महसूस करते ही मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया। एहसान की आवाज सुनाई दी, फायर मत करना कामरान। मैं हूं। मैंने घूमकर देखा, एहसान और उसके साथी सफेद रंग की इम्पाला में मौजूद थे। मुझे गुस्सा भी आया कि किसी ऑपरेशन के दौरान ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल करने की जरूरत क्या थी। वो गाड़ियां इंडिया में आम नहीं थीं। कोई भी उन्हें एक दफा देख लेता तो याद रख सकता था। जब उसने मुझे मर्सिडीज दी थी तो मैंने यही एतराज किया था। अब वो खुद भी ऐसी ही शानदार गाड़ी में सफर कर रहा था। मैंने सर्द लहजे में कहा, आइंदा हॉर्न देकर मेरे नजदीक आना, वरना खामखा कोई नुकसान पहुंच जाएगा। एहसान ने जल्दी से कहा, सॉरी कामरान, ये मेरी गलती थी। मैं समझा कि तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है। फिर उनकी इम्पाला आगे बढ़ गई। हम तीनों ने खामोशी से खाना खाया, फिर कुछ देर सस्ताने के बाद रवाना हो गए। इस मर्तबा स्टीयरिंग सीट पर तैमूर था। मैंने यूं ही वक्त गुजारी के लिए विजय से पूछा, तुम कब से हुमायूं मिर्जा के साथ थे? विजय ने कहा, 5 बरस हो गए। इन 5 बरसों में हुमायूं मिर्जा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने पूछा, और उससे पहले कहाँ थे? विजय ने अफसुर्दगी से कहा, क्या करोगे सुनकर, मैं तो बचपन में ही यतीम हो गया था। पिताजी किसी प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट थे। उनकी मौत के बाद रोटी का आसरा तो खत्म हुआ ही था, सर छुपाने का ठिकाना भी जाता रहा, क्योंकि वो मकाम फर्म की तरफ से पिताजी को मिला था। माताजी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने लोगों के कपड़े सीकर, बर्तन धोकर और झाड़ू पोछा करके मुझे पढ़ाना चाहा, मगर उस वक्त शायद तकदीर भी मुझसे रूठ गई। माताजी बीमार हो गईं, मगर उन्होंने अपना इलाज न करवाया और फिर उसी शहर के एक खैराती अस्पताल में वो खून थूक थूक कर मर गईं। मेरे पास 2 वक्त की रोटी के पैसे तो थे नहीं, उनका इलाज कहाँ से करवाता? मुझे तो कोई मजदूरी भी नहीं देता था। एक 8 साल का बच्चा मजदूरी कर भी क्या सकता था? मैं जो छोटे मोटे काम करता था उनसे उतना ही मिलता था कि एक आध वक्त हम दोनों रोटी खा लें। मैंने उस जमाने में लोगों के जूते पॉलिश किए, गाड़ियां साफ की, अखबार बेचे और हर वो काम किया जो मेरी उम्र का कोई बच्चा कर सकता था। मगर माताजी का रोग बढ़ता ही गया। जब मैं बिल्कुल आखिर में उन्हें अस्पताल लेकर गया तो मर्ज आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर ने बताया कि उनके फेफड़े जवाब दे चुके हैं। फिर देखते ही देखते वो खत्म हो गई। विजय की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसकी पुश्त थपकते हुए कहा, इतने लंबे चौड़े मर्द होकर बच्चों की तरह रो रहे हो। विजय ने खोए हुए लहजे में कहा, काश मैं उस वक्त इतना मजबूत होता तो अपनी माता जी को मौत के पंजों से छीन लेता। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, हमारा मजहब कहता है कि हर इंसान की मौत का एक वक्त होता है, उसे न कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर टाल सकता है, ना कोई पहलवान। विजय ने कहा, हमारा धर्म भी यही कहता है।
मगर इंसान के मन में कोई हसरत तो नहीं रहनी चाहिए ना। मैं उस वक्त बड़ा होता तो भी क्या कर लेता, मगर ये गम तो नहीं होता कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? वो बोला, फिर मेरी झुग्गी पर भी उसी बस्ती के एक बदमाश ने कब्जा कर लिया। मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। मैं वहां से निकलकर सड़क के किनारे पीपल के एक दरख्त के नीचे जा बैठा। फिर महीनों तक वही दरख्त मेरा दोस्त था और मेरा घर भी। मैं दिन भर मेहनत मजदूरी करता और रात को उसी दरख्त के नीचे पड़ के सो जाता। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात शरफू से हुई। उसे न जाने मुझ में क्या नजर आया कि वो मुझे अपने साथ ले गया। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि शरफू अपने मोहल्ले का दादा है। वो दुकानदारों से भत्ता वसूल करता था, किराए पर लोगों की पिटाई लगाता था, सियासी जलसे दरहम बरहम करता था और कच्ची शराब का धंधा करता था। मैं उसके साथ 7 साल तक रहा। उसके पास न जाने कहां से एक जापानी आ गया था। मेरा ख्याल है कि वो अपने मुल्क से कत्ल करके भागा था। उसी ने मेरे जिस्म को फौलाद की तरह मजबूत बनाया। मारपीट के इल्जाम में जब मैं पहली मर्तबा जेल गया तो मेरी उम्र 19 साल थी। वहां मेरी मुलाकात हुमायूं मिर्जा से हुई। मैं 1 साल की सजा काट कर बाहर आया तो हुमायूं मिर्जा ने मुझे अपने पास रख लिया। जहां मुझे बाकायदा कराटे, निशानेबाजी और स्विमिंग सिखाई गई। मेरे लिए शरफू या हुमायूं मिर्जा में कोई फर्क नहीं था। मैं वहां भी हंगामे, बलवे और कत्ल करता था। हुमायूं मिर्जा ने भी मुझसे यही काम लिया। फर्क सिर्फ ये था कि हुमायूं मिर्जा ने हमेशा किसी गुंडे या बदमाश को ही कत्ल करवाया। शरफू सबको एक ही लकड़ी से हाँकता था। जब तक मैं शरफू के पास रहा, किराए के कातिल की हैसियत से काम करता रहा। यही काम हुमायूं मिर्जा भी लेता है, मगर उस कत्ल का मुझे किराया नहीं मिलता बल्कि इनाम मिलता है और पुलिस का कोई खतरा भी नहीं है। इस दौरान में हम विनोद पांडे के गांव पहुंच चुके थे। दरख्तों का एक झुंड देखकर मैंने तैमूर से गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने उससे कहा कि गाड़ी इस अंदाज में खड़ी करो कि हत्तुल इम्कान लोगों की नजरों से पोशीदा रहे और इसका रुख तब्दील कर दूं। अगर हमें इमरजेंसी में यहां से निकलना पड़े तो कोई परेशानी ना हो। हम गांव में पैदल ही दाखिल हुए। मैं और विजय साथ साथ चल रहे थे। तैमूर हमसे कुछ फासले पर था। उस वक्त अंधेरा नहीं फैला था। लोगों की चहल पहल जारी थी। घरों के आगे बैठे हुए लोग सर उठा उठाकर हमें देखने लगे। एक बूढ़े ने हमसे पूछ लिया, ओ भैया किधर जावत हो? मैंने नरम लहजे में कहा, हम विनोद पांडे के दोस्त हैं, दिल्ली से आए हैं। बूढ़े ने कहा, वो तो गांव में नहीं है, उसका मामा मिल जाएगा। फिर इशारे से बताया, उधर सामने पक्का घर दिखाई देता है, वही उसके मामा का घर है। मुझे वो घर मालूम था, मगर बूढ़े पर यह जाहिर करना चाहता था कि मैं पहली दफा आया हूँ। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दस्तक दी तो उसी बूढ़े ने दरवाजा खोला जो एक दफा पहले भी मेरे हाथों से उठा चुका था। वहां पहुंचकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बूढ़ा मुझे पहचान कर शोर मचा सकता था, मगर वो मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। जब पहले मैं यहाँ आया था तो सरगंजा और दाढ़ी मूछें साफ थीं। इस वक्त मेरा हुलिया बदला हुआ था। बूढ़े ने कहा, क्या है? मैंने कहा, हम विनोद के दोस्त हैं। और बूढ़े ने मेरी बात काट दी, बोला, तो अंदर आ जाओ ना। मैं और तैमूर अंदर दाखिल हुए। ये वही कमरा था जहां मैंने बूढ़े को नॉकआउट किया था। उसके साथ ही दूसरा कमरा था जिसके एक दरवाजे की खोखली चौखट में वो दस्तावेजात और माइक्रोफिल्में छुपी हुई थी जिनकी तलाश मुझे इस मुल्क में लाई थी। मैं और विजय मूंढों पर बैठ गए। अचानक मेरी गर्दन से कोई सख्त चीज टकराई। उसके साथ ही मैंने विजय को भी चौंकते देखा। फिर कोई सर्द लहजे में बोला, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना दोनों को छलनी कर दूंगा। फिर पीछे से ही किसी ने बहुत माहिराना अंदाज में हमारी तलाशी ली और हमारे रिवॉल्वर निकाल लिए। फिर बोला, अब तुम दोनों सर पर हाथ रखो और उठकर मेरी तरफ घूम जाओ। मैंने घूम कर देखा, पीछे 2 गैर मुल्की खड़े थे, मगर दोनों मेरे लिए अजनबी थे। उनके हाथों में रिवॉल्वर थे। अचानक विजय ने उनमें से एक पर छलांग लगा दी। वो गैर मुल्की औंधे मुंह गिरा। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और विजय चीखता हुआ फर्श पर ढेर हो गया।